नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ सियासतनामा की 5वीं और आखिरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2018 से लेकर 2023-24 में मौजूदा समय में जो राजनीति चल रही छत्तीसगढ़ में उनके घटनाक्रम के बारे में। 2018 के पहले 18 साल के युवा छत्तीसगढ़ ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ अनुभव हुआ, उस बारे में हमने लगातार चर्चा की। लेकिन 2018 के चुनाव के पहले कुछ सीडी कांड हुए। 15 साल वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में किस कदर कुछ नौकरशाहों ने संगठन से सत्ता की दूरियां बना ली थी। किन परिस्थितियों में उस समय के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी पीसीसी चीफ भूपेश बघेल को जेल भेजा गया। तमाम ऐसी बातें जो मौजूदा दौर की राजनीति को भी प्रभावित कर रही है। छत्तीसगढ़ सियासतनामा की इस 5वीं कड़ी में एक बार फिर मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक और जाने माने पत्रकार अनिल मिश्रा मौजूद है। अनिल जी, राष्ट्रपोत की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। नमस्कार। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में हार तो हुई थी, लेकिन हार इतनी अप्रत्याशित होगी किसी को यकीन नहीं था। लेकिन विधानसभा चुनाव के चंद महीना पहले जो कुछ हुआ बंद कमरे में, कुछ घटनाएं याद आती है जिसमें कांग्रेस के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ खास बैठकें ली थी, कुछ कार्य योजना तय की थी और भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव से पहले कुछ गलतियां हुई थी। इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप? 2018 के चुनाव के पहले एक दो महत्वपूर्ण घटनाएं छत्तीसगढ़ की राजनीति में हुई थी। एक तरफ जहां पीसीसी चीफ भूपेश बघेल के ज़मीनों को लेकर काफ़ी शिकायतें सामने आई थी और रमन सरकार ने उनके खिलाफ जांच बिठाई थी। वहीं रमन सरकार के मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य राजेश मूणत के खिलाफ एक सीडी का मामला सामने आया था, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफ़ी गर्माहट देखने को मिली। मामला पुलिस तक और सीबीआई तक गया। इस मामले में भूपेश बघेल को एक दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा था। और दूसरी ओर देखें तो रमन सरकार के तीसरे कार्यकाल में उनके जो अमन सिंह, उनका एक तरह से एक छत्र राज्य हो गया था और अफसरशाही इस कदर हावी थी कि न तो मंत्रियों की सुनी जा रही थी और न ही भाजपा के कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो पा रही थी। ऐसे हालात में जब 2018 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब 4 साल की मोदी सरकार ने एक अपनी छाप छोड़ी थी, जिसका फायदा सीधे तौर पर उस समय की डॉक्टर रमन सिंह सरकार को मिल सकता था। लेकिन चुनाव से ठीक पहले स्मार्टफोन बांटे गए, गरीबों को बांटे गए। ये स्मार्टफोन जियो कंपनी के थे। उस समय कंगना रनौत जैसी एक बड़ी एक्ट्रेस को बुलाकर इस योजना का शुभारंभ किया गया। लेकिन तब भी अंदर खाने से खबर आई थी कि संगठन की उसमें सहमति नहीं थी। बीते दिनों के उस घटनाक्रम के दौरान राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ कुछ खास बैठक ली थी। अंदर खाने कुछ चल रहा था। कामधेनु साहू और भूपेश बघेल के बीच कुछ हॉट टॉक हुआ था। उस घटना के बारे में कुछ बताएंगे? छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी लगातार छत्तीसगढ़ के नेताओं की दिल्ली में बैठक ले रहे थे। उस कोर कमेटी में 7 सदस्य होते थे, जिसकी लगातार बैठकें होती थी। एक बैठक में भूपेश बघेल ने तत्कालीन सांसद ताम्रध्वज की भूमिका को लेकर बड़े गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने राहुल गांधी के समक्ष पूछा था कि ताम्रध्वज साहू को दिल्ली में इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में उनकी कहीं कोई भूमिका नहीं है। न तो वो किसी आंदोलन में भाग लेते हैं, न ही पार्टी कार्यक्रमों में नजर आते हैं और न ही संगठन को मजबूत करने की उनकी कोई भूमिका है। ऐसी स्थिति में ताम्रध्वज साहू को इतना महत्व देने से पार्टी के भीतर गलत संदेश जा रहा है। दूसरी ओर आपने चर्चा की मोबाइल योजना की। निश्चित रूप से रमन सिंह ने बोनस और 2 रुपये किलो चावल योजना के तीसरी कड़ी में मुफ्त में स्मार्टफोन बांटने का योजना लागू की थी, परंतु वह योजना फ्लॉप साबित हो गई थी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र भारी पड़ा था, खासकर किसानों की ऋण माफी। गंगा जल हाथ में लेकर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कांग्रेस ने गंगा जल अपने हाथ में लेकर कुछ योजनाएं की घोषणा की थी, जिसमें शराबबंदी, किसानों की ऋण माफ़ी और 2500 रुपये में धान खरीदी की योजना थी, जिसमें से धान खरीदी और ऋण माफ़ी की योजना पर तो कुछ हद तक काम किया कांग्रेस सरकार ने, परंतु शराबबंदी की योजना को पूरे 5 साल वो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसका खामियाजा 2023 के चुनाव में उनको उठाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की राजनीति का पर्याय माना जाता है। यही कारण था कांग्रेस, जिस पर लगातार हिंदू विरोधी होने का आरोप लगता रहा है, गंगा जल हाथ में लेकर यह यकीन दिलाने की कोशिश की गई छत्तीसगढ़ की सनातन बहुल आबादी को कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं।
और ये तीर निशाने पर भी लगा। चुनाव परिणाम आए तो बेहद अप्रत्याशित नतीजे भी आए। उस समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इतनी बुरी पराजय होगी ये खुद कांग्रेस के रणनीतिकार भी नहीं सोचे थे, क्योंकि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया था 65+ का, लेकिन 15 सीटें आई थी। वो बेहद अप्रत्याशित नतीजे थे। उस बारे में हमने पहले की वीडियो में भी काफी चर्चा की है। लेकिन इसके अलावा जब भूपेश बघेल कुर्सी पर काबिज हुए, उनकी कुर्सी में बैठने की घटना के बारे में कुछ बताएंगे कि कुछ नाटकीय घटनाक्रम हुए थे उस दौरान उस कुर्सी से जुड़े हुए। पवन जी, आप जिस घटना को उल्लेख कर रहे हैं निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। दिल्ली में जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बैठकें हुई तो पता चला कि वहां पर ताम्रध्वज साहू का नाम फाइनल कर लिया गया है। तब मोतीलाल वोरा दिल्ली की राजनीति में बहुत सक्रिय थे। तब एक बात खुलकर सामने आई थी कि उन्होंने ही ताम्रध्वज साहू के नाम को लेकर वहां पर एक योजना बनाई थी और अंदर अंदर ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री के रूप में बिठाने का फैसला ले लिया गया था। तब छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री चयन के लिए वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर्यवेक्षक बनाए गए थे। उनके साथ तब के पीसीसी प्रभारी पीएल पूनिया भी साथ थे। ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहीं कहीं लीक हो गई और दिल्ली में तब मौजूद भूपेश बघेल और टीएस बाबा ने इनका खुलकर विरोध किया। मल्लिकार्जुन खड़गे और पूनिया के समक्ष दोनों नेताओं ने कड़ा विरोध जताया। बात राहुल गांधी तक पहुंची और राहुल गांधी ने दूसरे दिन बैठक लेकर ये निर्णय पलटा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बना दिया गया। तब 2.5 साल का एक फैसला हुआ था जिसकी चर्चा तब भी हुई थी। 2.5 साल के लिए भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होते और 2.5 साल टीएस बाबा होते। मेरा मानना है पवन जी कि उसी फैसले से ही छत्तीसगढ़ में 2023 में जो कांग्रेस के चुनाव की हार हुई उसकी पटकथा लिख दी गई थी। एक घटना और याद आती है कि टीएस सिंहदेव बाबा जो सरगुजा इलाके के राजघराने से आते हैं, अंबिकापुर से लगातार वो चुनाव जीत रहे थे। टीएस सिंहदेव बाबा ने 2018 के चुनाव में बेहद विषम हालातों में कांग्रेस के लिए जिस तरह से एटीएम मशीन का काम किया और यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए दिल खोलकर धन उपलब्ध करवाया, इस बात की खूब चर्चा होती है। और चर्चा इस बात की भी होती है कि 2013 से 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में शासक पक्ष से कोई समझौता नहीं किया, एक साफ सुथरा ईमानदार चेहरा लेकर के आए। उन्होंने ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री नहीं बनाने के लिए वीटो चला और 2.5 साल वाले मुख्यमंत्री के फार्मूले को सहमति दी। हालांकि उस फार्मूले पर टीएस सिंहदेव के अलावा कभी भी किसी ने खुलकर नहीं कहा, ना तो कांग्रेस ने कहा। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने जो कुछ चल रहा था उसका असर 2.5 साल के बाद देखने को मिला। फिलहाल हम 2018 की बात कर रहे हैं। भूपेश बघेल कुर्सी पर काबिज हो गए। 17 दिसंबर 2018 को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में एक घटना होती है। मौका था शपथ ग्रहण का। ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव भी भूपेश बघेल के साथ शपथ ले रहे थे। उस समय कांग्रेस के तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद थे। लेकिन टीएस सिंहदेव बाबा ने जैसे ही शपथ लिया उसके बाद अपने से उम्र में कहीं ज्यादा छोटे राहुल गांधी का हजारों लोगों की मौजूदगी में पैर पड़ लिया। यह घटना बेहद अप्रत्याशित थी। हालांकि कांग्रेस में इसे कुछ भी अजीब नहीं माना जाता। ऐसे माहौल में कुर्सी तो भूपेश बघेल को मिल गई। अब मुझे बताएं कि 2018 के उस माहौल के बारे में कि किस तरह से सरकार आगे बढ़ती है और टीएस सिंहदेव की भूमिका क्या हो जाती है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री चयन में जो 2.5 साल का फार्मूला अपनाया गया था उसकी छाया भूपेश सरकार पर पूरे 5 साल तक बनी रही। 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फार्मूले को भूपेश ने शुरुआत में मान तो लिया, परंतु अंदर अंदर कहीं न कहीं उन्होंने तय कर लिया कि वो पूरे 5 साल के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके चलते उन्होंने न सिर्फ अपने आप को दिल्ली में मजबूत करने का प्रयास किया बल्कि कांग्रेस विधायक दल में भी अपनी पकड़ मजबूत करने वो अंदर अंदर लगे रहे। बताया जाता है कि जो 68 विधायक जो शुरू में चुन के आए थे उसमें लगभग 40 विधायक तब टीएस बाबा के समर्थक थे, जिनको भूपेश बघेल ने धीरे धीरे अपने पाले में कर लिया। स्थिति ये आ गई थी कि आगे चलकर टीएस बाबा के पास सिर्फ 2 विधायक बचे थे। एक तो बिलासपुर से चुनकर आए शैलेश पांडे और दूसरे खुज्जी से जो चुनकर आई थी महिला विधायक छन्नी साहू। इसके अलावा सारे विधायक पाला बदलकर भूपेश बघेल के पक्ष में हो गए। भूपेश बघेल ने अपने आप को मजबूत करने के लिए
एक तरह से कांग्रेस में एटीएम की भूमिका निभानी शुरू कर दी। असम चुनाव, यूपी चुनाव, हिमाचल चुनाव, इसके अलावा कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम होते थे सबका फाइनेंस एक तरह से भूपेश बघेल ही करते थे। इसके चलते भूपेश बघेल लगातार पार्टी के अंदर अपने आप को मजबूत करते रहे। स्थिति ये आ गई कि जब 2.5 साल का फार्मूला लागू करने का समय आया तो अचानक ही कांग्रेस के विधायक आक्रामक तेवर दिखाने लगे। सरगुजा के तब के बहुत ही आक्रामक विधायक बृहस्पति सिंह ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया। उन्होंने टीएस बाबा जो वरिष्ठ मंत्री होते थे, सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री होते थे, उन पर अपना हत्या करवाने का आरोप उसने सार्वजनिक रूप से लगाया, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ। कांग्रेस में इसको लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति सामने आई। कई कांग्रेस विधायक खुलकर बृहस्पति जी के समर्थन में सामने आए। टीएस बाबा ने विधानसभा के अंदर यहाँ तक कह दिया था कि वे दोबारा अब विधानसभा के भीतर कदम नहीं रखेंगे जब तक इस मामले का पटाक्षेप नहीं हो जाता। आप जिस घटना के बारे में कह रहे हैं मुझे याद आता है, वो घटना जुलाई 2021 की थी। जून में मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल के 2.5 साल पूरे हो चुके थे। अचानक एक नाटकीय घटना की चर्चा होती है। रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह के कारों के काफिले के ऊपर किसी अज्ञात ने हमला कर दिया, पत्थरबाजी हुई और इस हमले के 24 घंटे बाद बृहस्पति सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और 24 घंटे के अंदर 18 से 19 कांग्रेस के विधायक सरगुजा और सरगुजा के बाहर के इलाकों से अचानक आ जाते हैं और सीधे तौर पर नाम लेकर टीएस सिंहदेव बाबा पर हमला होता है। मीडिया के सामने बताया जाता है कि उनकी हत्या की साजिश रची गई। कभी कांग्रेस में सरगुजा संभाग की राजनीति के पर्याय माने जाने वाले टीएस सिंहदेव, जिनकी मर्जी के बगैर सरगुजा में कांग्रेस की राजनीति का पत्ता भी नहीं हिलता था, उनकी हैसियत के आगे बृहस्पति सिंह कहीं नहीं टिकते थे। अचानक बृहस्पति सिंह को कौन हवा दे रहा था, इसकी भी पड़ताल हुई तो पता चला कि मास्टरमाइंड तो कुछ गैर राजनीतिक लोग हैं जिन्हें भूपेश बघेल ने अपना सलाहकार बनाया था। उनके पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा, उनके मीडिया सलाहकार रुचिर गर्ग के अलावा राजेश तिवारी, प्रदीप शर्मा जैसे ये वो एडवाइजर थे जिन्हें मुख्यमंत्री बनते ही पहले तो ओएसडी बनाया गया, फिर विशेष सेक्रेटरी बनाया गया, उसके बाद सीधे कैबिनेट मंत्री यानी लाल बत्ती दे दी गई। भारत की राजनीति के इतिहास में ऐसे सलाहकार कम ही देखे गए हैं। यानी सीएम भूपेश बघेल के पीछे कुछ ताकतें काम कर रही थी जो पर्दे के सामने नहीं आती थी। देर रात की बैठक होती थी जिसे सुबह अमली जामा पहनाया जाता था। इस बारे में कुछ बताएंगे? पवन जी, जिन 4 सलाहकारों का आपने नाम लिया वो निश्चित रूप से भूपेश सरकार में बहुत प्रभावी थे और न ही भूपेश बघेल के उनके स्वयं के निर्णयों को प्रभावित करते थे बल्कि सरकार के कई योजनाओं और निर्णयों को भी वो प्रभावित करते थे। ये जो चारों सलाहकार थे, खासकर विनोद वर्मा और रुचिर गर्ग, वो भूपेश बघेल को अंदर अंदर ताकतवर बनाने के लिए काफ़ी जुटे हुए थे और इनका असर साफ तौर पर दिखता भी था। वो मंत्रियों की भी उनके सामने नहीं चलती थी। ये दोनों ही सलाहकार काफ़ी प्रभावशाली नज़र आते थे। ब्यूरोक्रेसी में भी इनका असर साफ देखा जाता था। खासकर जब 2.5 साल का मामला आया तो इन्होंने टीएस बाबा के खिलाफ भी षड्यंत्र रचने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। जो 54 विधायक दिल्ली ले जाए गए थे उनमें भी इन दोनों सलाहकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और इन्होंने जाकर दिल्ली में काफ़ी हल्ला मचाया था इन विधायकों ने और हाईकमान को इन्होंने प्रेशराइज करने में ये सफल भी हुए थे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि विनोद वर्मा जो बीबीसी के पत्रकार हुआ करते थे, जैसा कि आपको पता है कि बीबीसी किस तरह से मोदी विरोधी होते होते भारत विरोधी प्रचार में भी शामिल हो गई। काफी गंभीर आरोप लगे थे। जब अक्टूबर 2017 में फर्जी सीडी कांड का मामला सामने आया तब छत्तीसगढ़ पुलिस ने विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया था और उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। हजारों समय में ऐसी सीडी मिली थी जिनमें असली चित्र डाले गए थे और उसमें चेहरा लगाया गया था तब के मंत्री राजेश मूणत का। उस विवादित घटना के मुख्य अभियुक्त विनोद वर्मा को जिस तरह से भूपेश बघेल ने अपना पॉलिटिकल एडवाइजर बना दिया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उन्हें कैबिनेट मंत्री का रैंक दिया गया। और रुचिर गर्ग जो दशकों तक पत्रकारिता जुड़े रहे, जिस वक्त उन्होंने नव भारत के संपादक रहते इस्तीफा दिया और कांग्रेस ज्वाइन की, वो घटना भी काफी अप्रत्याशित थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत पहले से ये प्लानिंग चल रही थी। खासकर इन 2 सलाहकारों के बारे में सोशल
सोशल मीडिया में भी दबी जुबान में नाराज कांग्रेसी इन्हें वामपंथी बताया करते थे, लेकिन पत्रकारिता की पृष्ठभूमि के होने के कारण इन दोनों को अच्छी तरह से पता था कि किस तरह से पीआर आगे बढ़ाया जाए और भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। यही कारण था कि राम रामायण गाय गोबर जैसी योजनाओं को अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस के एजेंडे में शामिल किया गया। इससे पहले कभी भी ऐसी योजनाएं किसी भी कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता नहीं होती थी और खासकर रुचिर गर्ग जिस तरह से चुप रहकर जनसंपर्क को संचालित कर रहे थे, जिस तरह से पत्रकारों को अपने पक्ष में लाने में वो सफल हो गए थे, सरकार विरोधी समाचार नहीं चल पा रहे थे। इनमें से एक और सलाहकार राजेश तिवारी को कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाकर प्रियंका गांधी के खासम खास होने की सूची में शामिल करवा लिया गया था। यूपी चुनाव में जब प्रियंका गांधी को प्रभारी बनाया गया तो धन मुहैया कराने का काम राजेश तिवारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में होता था। ऐसी तमाम घटनाओं की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होती थी। कुल मिलाकर जिस तरह से भूपेश बघेल ने अपने इर्द गिर्द जो ताना बुना तैयार किया था उसका सीधा फायदा उन्हें मिलता नजर आ रहा था। यही कारण था कि जब दिल्ली में 2.5 साल वाले फार्मूले को पालन करवाने का दबाव बना तब बदले हुए घटनाक्रम में राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन छत्तीसगढ़ से बहुमत से कहीं ज्यादा 54 विधायक वहां पहुंच गए थे। यानी ये दिखाने के लिए काफी था कि आला कमान यदि दबाव बनाता है तो बहुमत उनके साथ है। कुल मिला के स्थितियां दबाव वाली थी। किसी तरह वो 2.5 साल वाला मामला तो निपटता नजर आया, लेकिन सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, 2.5 साल बीत चुके थे। अब यहाँ से कुछ बताएंगे कि किन हालातों में 2023 के चुनाव की तरफ भूपेश बघेल की सरकार आगे बढ़ रही थी। दिल्ली की घटना के बाद भूपेश बघेल एक तरह से निश्चिंत हो गए कि उनकी सरकार को अब कहीं कोई खतरा नहीं है। इसके बाद वो ब्यूरोक्रेसी पर दबाव बनाने लगे और ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह उनके पकड़ में आ गई, जिसका परिणाम भ्रष्टाचार के रूप में सामने आने लगा। खासकर उनके सीएमओ में जो उप सचिव के पद पर कार्यरत थी सौम्या चौरसिया, उनकी भूमिका को लेकर तरह तरह की बातें सामने आने लगी। इसी बीच कोल घोटाला उभर कर सामने आया, जिसमें सौम्या चौरसिया की स्पष्ट रूप से भूमिका सामने आई और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। ये एक बड़ा कांड था जो भूपेश बघेल के खिलाफ दिल्ली तक पहुंचा और दिल्ली और केंद्र सरकार ने उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। इसके बाद फिर एक के बाद एक कई भ्रष्टाचार के मामले भूपेश सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आने लगे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है 2020 में जब कोरोना अपना प्रभाव दिखा रहा था, उस दौरान भी इनकम टैक्स और ईडी के लगातार छापे शुरू हो गए थे। तब उस समय की भूपेश बघेल सरकार ने इनकम टैक्स अधिकारियों की गाड़ियों को जब्त कर लिया था, उन पर चालानी कार्रवाई की थी। तमाम नौकरशाहों के अलावा एक राजनीतिक व्यक्ति के घर में छापा पड़ा था, वो थे एजाज ढेबर। उनके ठिकानों पर जब लगातार छापे पड़े और एक तरह से केंद्र ने स्पष्ट संकेत दे दिया था कि अब भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे, एक के बाद एक छापों के बावजूद दिल्ली से जो दबाव था, यहाँ से धन संग्रह कर अन्य राज्यों में चुनाव के लिए यहाँ से पैसे भेजे जा रहे थे। एक तरह से जो एटीएम मशीन का जो आरोप लग रहा था सीएम भूपेश बघेल और उनकी सरकार के ऊपर, वो सही साबित होता नजर आ रहा था, क्योंकि प्रमाणित दस्तावेजों के साथ प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग, ये दोनों ही विभाग लगातार कार्रवाई करते रहे। जो गिरफ्तारियां हुई, जैसे आपने सौम्या चौरसिया का नाम लिया, आज तक उनकी जमानत नहीं हुई है। फिलहाल वो सरकारी गवाह बनने की कोशिश में लगी हुई है। रानू साहू, समीर बिश्नोई जैसे तमाम आईएएस अभी भी अंदर हैं। कोर्ट ने पुख्ता कागजात देखे हैं, इसी आधार पर उनकी जमानत नहीं हो रही है। ये तो मामला कोल घोटाले का था। इसी तरह शराब घोटाला भी हुआ और हैरान करने वाली बात यह थी कि फर्जी होलोग्राम तक बनाया गया, जिसमें अरमर ढेबर साफ तौर पर मुख्य अभियुक्त हैं, जो कि एजाज ढेबर जो कांग्रेस के अभी भी जो महापौर हैं रायपुर में, उनके भाई हैं। इस तरह से तमाम कांग्रेस के लोगों के नाम सामने आए। शराब घोटाला हो, कोल घोटाला हो, इसके अलावा एक गौठान घोटाले का जिक्र आता है जो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मई 2023 से उभर कर सामने आया। तब ओपी चौधरी ने सिलसिलेवार ढंग से उन बातों को उजागर किया और बताने की कोशिश की कि करीब 10,000 गौठान, जिसमें 1300 करोड़ का घोटाला हुआ, जो लालू प्रसाद यादव वाला चारा घोटाला था, उससे भी कहीं बड़ा इसे बताया गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? भूपेश सरकार के खिलाफ एक के बाद एक भ्रष्टाचार की जो मामले थे वो उभर कर सामने आने लगे थे। इसी कड़ी में चावल घोटाला भी सामने आया। इसी कड़ी में महादेव सट्टा ऐप का मामला भी खुलकर सामने आया। चुनाव के दौरान स्वयं भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर 500 करोड़ से अधिक का सट्टा ऐप में घूस लेने का आरोप लगा था। अब सारे मामले जांच के दायरे में हैं।
भाजपा पर इस बात को लेकर अब निश्चित रूप से दबाव रहेगा कि इन सारे मामले जो उन्होंने चुनाव के दौरान उठाए थे उनकी अब खुलकर जांच होनी चाहिए। भूपेश बघेल सरकार निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप में बुरी तरह घिर गई थी और मेरा मानना है कि कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार के आरोप उनकी हार के प्रमुख कारणों में से एक थी। गौठान घोटाला मई में उजागर होता है और जून में यानी भूपेश सरकार के कार्यकाल के तब करीबन 2.5 महीने बचे थे, तो 2.5 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री का पद टीएस सिंहदेव ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन सरगुजा की जनता ने शायद बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। टीएस सिंहदेव ने जिस तरह से राहुल गांधी का 2018 में पांव छूकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी और दूसरी बार उन्होंने सरगुजा की जनता को तब बहुत निराश किया होगा जब उन्होंने 2.5 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लिया था। खासकर इस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बताएंगे कि क्या हालात रहे होंगे, अंदर खाने क्या बातें रही होगी। चुनाव से पहले कांग्रेस के स्थानीय नेता से लेकर दिल्ली के तमाम बड़े नेता ये खुलकर दावे करते थे कि छत्तीसगढ़ में हमारी वापसी तो बिल्कुल तय है, परंतु कहीं न कहीं कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स थे उनके मन में कहीं न कहीं भय था कि कांग्रेस के अंदर जो झगड़े हैं, खासकर टीएस बाबा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच जो टकराव है, उनका नुकसान कहीं कहीं चुनाव में ना हो जाए। इसके चलते ही टीएस बाबा को चुनाव के ठीक 2.5 महीने पहले उप मुख्यमंत्री बनाकर उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया था, किंतु यह एक तरह से लॉलीपॉप था। दरअसल इसके पीछे कांग्रेस के अंदर एक रणनीति बनी थी। चुनाव में यदि जीत होती है, सरकार की वापसी होती है, तो टीएस बाबा को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसका आश्वासन टीएस बाबा को स्पष्ट रूप से दिया गया था और चुनाव के दौरान टीएस बाबा ने इस तरह के कई संकेत दिए भी थे। जो राजा साहब टीएस सिंहदेव के व्यवहार को जानते हैं, उनके करीबी ये बताते हैं कि जल्दी समझौता नहीं करने वाले टीएस सिंहदेव यूं ही नहीं मान गए। जिस तरह से हरदेव अरण्य में वनों की कटाई हो रही है, जिस तरह से अडानी ग्रुप के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने वाली भूपेश बघेल सरकार अडानी के विरुद्ध राहुल गांधी के तमाम आरोपों को धता बताते हुए कदम ताल कर रही थी, उसके पीछे भी टीएस सिंहदेव ही थे। दरअसल टीएस सिंहदेव जिस तरह की गजब की राजनीति करते हैं, वो जिस तरह से अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, चेहरा तो सौम्य दिखता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनके मन में जो चल रहा होता है वो बोल देते हैं। बावजूद इसके एक बड़ा व्यवसायिक घटनाक्रम था, कुछ फाइनेंशियल मैटर थे, लगातार कांग्रेस को आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही थी। ऐसे हालात में कुछ बड़े आर्थिक समूह भी काम कर रहे थे जो टीएस सिंहदेव के लिए बहुत आश्वस्त थे कि सरकार बनेगी तो टीएस सिंहदेव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कभी भी भूपेश बघेल ने 2.5 साल वाले फॉर्मूले को स्वीकार भी नहीं किया और ऐसा कभी नहीं कहा कि वो ही 2023 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ऐसे हालात में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार खुद को मजबूती देने का जो काम किया, खासकर 9 अगस्त 2022 को जब अरुण साव नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उसके पहले क्षेत्रीय संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए अजय जामवाल और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बनाए गए। इस तरह से एक एक कर जो बड़े परिवर्तन हुए और लगातार आंदोलन होते रहे। 24 अगस्त 2022 का वो आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा जब सीएम भूपेश बघेल के घर का घेराव, बेरोजगारी भत्ते के माध्यम से युवाओं ने अपने अधिकारों का ध्यान आकर्षण कराया। जो चुनावी घोषणा पत्र 2018 में कांग्रेस ने शामिल किया था, तब दावा किया गया था कि 2,500 रुपए हर महीने बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। इसके बाद एक आंदोलन चलते रहे। 12 नवंबर 2022 का भी वो आंदोलन काफी चर्चित रहा, जिसे महतारी हुंकार रैली का नाम दिया गया। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में शराबबंदी की मांग को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आंदोलन वाले तेवर दिखाया, उसके बाद 15 मार्च 2023 को जिस तरह से विधानसभा का घेराव हुआ पीएम आवास के मुद्दे पर, ये वो बड़े आंदोलन है जिसके पीछे पार्टी के नए प्रभारी ओम माथुर की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। विधानसभा घेराव वाले इस मुद्दे के 2 महीने बाद ही मई 2023 में सीजीपीएससी का मामला सामने आता है। उसके बाद तो युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। अब तक भारतीय जनता पार्टी आक्रामक थी, अब स्वस्फूर्त लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खासकर युवा वर्ग नजर आने लगा। अंदर खाने जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भूपेश बघेल को मिल रही थी, वो भी इससे भयभीत थे, सशंकित थे। उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की संकीर्ण पहल तो शुरू की, साथ ही लगातार जनता को लॉलीपॉप देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व काफी आक्रामक होकर सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ रहा था, यानी मुख्यमंत्री का कोई फेस सामने प्रस्तुत नहीं किया था। ये सारे घटनाक्रम हाल के दिनों के हैं। ऐसे हालात में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सामने जो चुनौतियां, उस बारे में कुछ आप बताएंगे, जिसे आज छत्तीसगढ़ की जनता को जानना समझना बहुत जरूरी है। विष्णुदेव सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं।
इनमें से सबसे बड़ी चुनौती तो है कि नरेंद्र मोदी की जो गारंटियां हैं उनको अच्छे से और अक्षरशः लागू करना। दूसरी बड़ी चुनौती है प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा करना। तीसरा जो सबसे बड़ा चुनौती मैं मानता हूँ वो था भूपेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का विकास एक तरह से ठप हो गया था। उस विकास कार्यों को फिर से आगे बढ़ाना और खासकर जो अधोसंरचना के जो कार्य हैं, जो बड़े कार्य होते हैं, उनको फिर से गति देना ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ महतारी के छाती पर जो नक्सल का जो घाव अभी तक बना हुआ है उसको पूर्णतः मिटाना ये भी विष्णुदेव सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मामले हैं जिस पर विष्णुदेव सरकार को काम करना होगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है क्योंकि केंद्र से पर्याप्त मदद मिलनी है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1.34 लाख रुपए है, जो कि राष्ट्रीय औसत 1.7 से कहीं पीछे है। यही कारण है कि चुनौतियां बहुत बड़ी है। महतारी वंदन योजनाओं में सभी विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा, और छत्तीसगढ़ में जो 82,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि बजट करीब 1.25 लाख करोड़ का ही है। ऐसे में चुनौतियां कहीं पीछे नहीं है। लेकिन जब हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं तो मोदी और शाह के युग में कुछ भी संभव है। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल को जिस तरह से विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रस्तुत किया है, अनुपात 8 और 2 का है, यानी 8 नए चेहरे और 4 पुराने चेहरे। ये कॉम्बिनेशन किस हद तक कामयाब होगा? लगातार हमारी चर्चा जन सरोकारों से जुड़े ऐसे विषयों पर होती है जिसे आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। सियासतनामा की हमने 5 कड़ियां प्रस्तुत की। आशा और उम्मीद है कि आप ध्यान से उन सभी पहलुओं पर गौर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आम आदमी की भागीदारी स्वच्छ राजनीति के माध्यम से देश और समाज के लिए बेहतर हो सकती है। आम धारणा यह बना दी गई है कि राजनीति बुरी होती है, लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ देते रहें। अनिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने साथ दिया, आपका साथ यूं ही मिलता रहे। नमस्कार।